उत्तराखंड। नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभ आरंभ। 17 देशों से 60 से ज्यादा लोग शामिल। आने वाले लोगों से प्रदेश में निवेश और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। काशीपुर में कांग्रेस का युवा सम्मेलन आयोजित। कई लोगों ने कांग्रेस का थामा दामन। कहा, काशीपुर में बदलाव और परिवर्तन की लहर। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स को लेकर चलाया अभियान। अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए की वसूली जमा नहीं कराने वाले को दिया गया नोटिस। श्री राम मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित। डोईवाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। जगह जगह वितरण किया गया प्रसाद। शीतकालीन चारधाम यात्रा का उत्तराखंड को मिला फायदा। पीएम मोदी का फरवरी में हो सकता है यात्रा क्षेत्र में दौरा। अथक प्रयासों के बाद दिखाई देने लगी चहलकदमी। और अब खबरें विस्तार से। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित कांग्रेस का युवा सम्मेलन आयोजित किया गया। युवा सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में विभिन्न पार्टियों से आए युवाओं ने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। इस दौरान जसपुर विधायक आदेश चौहान और काशीपुर नगर निगम मेयर सीट पर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संदीप सहगल के साथ साथ पार्टी के प्रदेश, जिला और स्थानीय स्तर के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के नगर निगम मेयर सीट के उम्मीदवार संदीप सहगल ने कहा कि युवा इस बार विकास के नाम पर वोट करना चाहते हैं और अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। युवा चाहते हैं कि काशीपुर के विकास की बात हो, व्यक्ति की बात हो और व्यक्तित्व की बात हो। काशीपुर में इस बार बदलाव और परिवर्तन की लहर है। नगर पंचायत लालकुआ में अध्यक्ष पद को लेकर घमासान जारी। यहां कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर माजिद अली चुनाव चिन्ह अलवारी के साथ निर्दलीय चुनाव मैदान में है और उन्होंने अपने कार्यालय का शुभारंभ क्षेत्र की आम जनता के साथ रिबन काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिल रहा है और यदि वह अध्यक्ष बने तो विकास कार्यों को गति देने का काम करेंगे। वहीं उनके समर्थकों ने कहा कि लालकुआ क्षेत्र की जनता के सहयोग से माजिद अली चेयरमैन जरूर बनेंगे और जो भी विकास कार्य जैसे कि मालिकाना हक, रोडवेज बस अड्डा निर्माण, सीमा विस्तार सहित तमाम बिंदुओं पर प्राथमिकता से काम करते हुए लालकुआ नगर पंचायत को आदर्श नगर पंचायत बनाने का काम करेंगे। मेरे सातों वार्डों से मेरे साथ लोगों का जन समर्थन है। जो मेरे साथ आप देख सकते हैं कि सातों वार्डों के सब मिक्स लोग हैं और सारे वोटर हैं। ऐसे कोई नहीं कोई वैसे बुलाए हुए अदर वोट आए हों। ये सारे वोटर हैं, जेन्युइन लोग हैं जो निर्णायक के रूप में एक कार्य करेंगे, जो जनाधार के रूप में कार्य करेंगे। मैं लालकुआ में पला बड़ा हूँ तो यहाँ की समस्याओं को भली भांति जानता हूँ। मुझे इन समस्याओं से अवगत हूँ। जैसे कि सर्वप्रथम मेरा रहेगा कि नशा मुक्ति के खिलाफ जो हमारा नया युवा वर्ग नशे की तरफ जा रहा है उससे दूर हटा के मुझे सबसे पहले एक जिम के लिए कार्यक्रम करूंगा ताकि जिससे युवा वर्ग अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। देखिए, हर साल हमने हर बार हर किसी को चुनाव लड़ाया है। जितने भी चुनाव लालकुआ में हुए हम लोगों ने सबको मिलके लड़ाए और सब जनों को
जितने भी चेयरमैन बने सबको मिलकर लड़ाया और सबका देख भी लिया कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। और वादे तो दुनिया करती है, अगर वादे निभाए बात तो जब है ना। आप लोगों ने भी सबको देखा है और हमने भी सब लोगों को देख लिया है। और अब इस बार नया चेहरा माजिद अली का है और माजिद अली का चेहरा है और इंशाल्लाह जीतेंगे। इसी तरीके से तमाम अहले यानी लालकुआं की पूरी बस्ती की और तमाम लालकुआं की अच्छी तैयारी चल रही है जनाब माजिद अली के लिए। माशाअल्लाह हमने अपना आगाज जो करा है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से आगाज करा है। इंशाअल्लाह हमारे तमाम लोग हमारे साथ हैं। इंशाअल्लाह ये चुनाव बहुत ही अच्छा लड़ेंगे और बेहतर करेंगे। में निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों की आपराधिक गतिविधियों को राज्य निर्वाचन आयोग वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक कर रहा है और इसके साथ ही मतदाताओं को भी जागरूक कर रहा है कि एक ऐसे प्रतिनिधि को चुने जिसकी सोसाइटी में अच्छी छवि हो। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसके निर्देश दिए गए हैं कि वह जागरूक अभियान चलाए ताकि मतदाता प्रत्याशी की आपराधिक पृष्ठभूमि को पहचान मिल सके और अपने लिए एक अच्छा प्रतिनिधि चुने। निर्वाचन जो लड़ा जाता है एक तो वो निष्पक्ष ढंग से लड़ा जाए और सभी जो प्रत्याशी हैं उनको समान रूप से अवसर मिले। और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि मतदाताओं को भी जागरूक किया जाए और मतदाताओं को भी पता हो कि उनके प्रत्याशी किस प्रकार से हैं, क्या उनका सामाजिक किस तरह से उनको देखा जाता है। तो ये माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए गए हैं। ये भी कहा गया है कि प्रत्याशियों द्वारा स्वयं भी अपने जो असेट्स हैं, अपना आपराधिक इतिहास है, उसको प्रदर्शित करना चाहिए। काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी काशीपुर नगर निगम मेयर प्रत्याशी दीपक वाली की नुक्कड़ सभाएं निरंतर बढ़ती भीड़ पिछले चुनाव के सभी रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है, जिससे भाजपा खेमे में खुशी की लहर व्याप्त है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा प्रत्याशी दीपक वाली ने वार्ड 33 में चल रहे सुंदरकांड का दीप प्रज्वलित कर हनुमान चालीसा का पाठ कर शुभारंभ किया तो वार्ड 30 में पार्षद प्रत्याशी सुरेश सैनी के समर्थन में जनसंपर्क किया। मेरे चलते हुए भी इतनी बड़ी संख्या में लोग आशीर्वाद देने आते हैं। मैंने तो अपने आप को जनता के हवाले कर दिया है, वो जिधर चाहते हैं ले जाते हैं, ऐसे कैसे करके चलता हूँ, क्योंकि इतना प्यार दिन पर दिन ये प्यार और आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है। लोगों को उम्मीदें हैं भारतीय जनता पार्टी से, लोगों को उम्मीदें हैं विधायक श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी से, लोगों को उम्मीदें हैं मुझसे, और ये उम्मीदें जितनी भी उनकी है ये सब धरातल पर आएंगी। और मुझे लगता है कि हमारे पार्षद के साथ सुरेश सैनी जी के साथ मैं और बाकी भी जो कदम के फूल अलग अलग वार्ड में खड़े हैं वो सब काशीपुर नगर निगम में पहुंचेंगे और काशीपुर के अंदर विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। वार्ड नंबर 30 ने दिखा दिया है कि कमल कैसा होता है, कमल कैसे खिलेगा। चारों तरफ से जनसंख्या इतनी थी कि बहुत आभार और बहुत प्यार मिला। आज जनता ने बहुत आशीर्वाद मिला। आज गलियां भर गई कमल पे मोहर लगाने के लिए। 23 तारीख को भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी और दीपक वाली मेयर बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। उत्तराखंड में बिजली विभाग के ऊपर सरकारी विभागों और घरेलू कनेक्शन का करोड़ों रुपया बिजली बिल बकाया है और इस मामले पर अब ऊर्जा विभाग कार्रवाई करने की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि सभी सरकारी विभागों के सचिवों के साथ बैठक की गई है और सरकारी स्तर पर जो बिल पेंडिंग है उसके भुगतान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को लेकर भी जल्द फैसला किया जाएगा। अतिरिक्त भूमि की देखिए जो बिल पेमेंट का इशू है उस पर अलग से हम लोग समीक्षा करेंगे और देख लेंगे। और जो जहाँ तक सरकारी विभागों के पेंडेंसी है वो कंसर्न डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और एचओडी से बात करनी जाएगी, जल्दी क्लियर करेंगे। वहीं यूपीसीएल केवल का 700 करोड़ सरकारी विभागों पर बकाया। कई श्रेणी के उपभोक्ताओं में
2248 करोड़ का बकाया। हरिद्वार और रुड़की सर्किल बकाया में सबसे ऊपर, वहीं घरेलू श्रेणी में 805.92 करोड़ और सरकारी विभागों पर 700 करोड़ का है बकाया। देहरादून ग्रामीण क्षेत्र में 116.95 करोड़ बकाया। देहरादून शहरी क्षेत्र में 27.85 करोड़ बकाया। चकराता में 100.56 करोड़ बकाया। टिहरी में 102.86 करोड़ बकाया। श्रीनगर में 191.39 करोड़ बकाया। कर्णप्रयाग में 54.17 करोड़ बकाया। वहीं रुड़की में 496.10 करोड़ बकाया। हरिद्वार में 457.50 करोड़ बकाया। वहीं हल्द्वानी में 197.28 करोड़ बकाया। काशीपुर में 239.003 करोड़ बकाया। रानीखेत में 118.15 करोड़ बकाया। रुद्रपुर में 9.22 करोड़ बकाया। चंपावत में 81.38 करोड़ बकाया। वहीं पिथौरागढ़ में 56.019 करोड़ बकाया। हल्द्वानी में शनिवार को मिनी स्टेडियम में सीडीओ अशोक पांडे ने 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी को लेकर बैठक ली। राष्ट्रीय खेलों में विभिन्न राज्यों से लगभग 2000 खिलाड़ी और डेलीगेट्स के आने की संभावना है। सीडीओ ने खेल विभाग को इवेंट कंपनी के साथ बेहतर समन्वय बनाते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ ने वेन्यू कार्यों के लिए नियुक्त इवेंट कंपनी और अधिकारियों से अब तक की गई तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही इवेंट कंपनियों ने पीपीटी के माध्यम से उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी। पूर्व की बैठक में नेशनल गेम्स की तैयारी को लेकर विभागों को कार्य पूर्ण करने के लिए डेडलाइंस दी गई है। इसके बावजूद कई विभागों ने तय समय पर कार्य पूरे नहीं किए। सीडीओ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए उप खेल निदेशक को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन विभागों के द्वारा नियत तिथि पर कार्य पूरा नहीं किया जाता, ऐसे विभागों की तत्काल सूचना साझा करें। खेलों की आज ये समीक्षा बैठक थी जिसमें हमारे इवेंट मैनेजर ने अपनी कार्य योजना प्रस्तुत की है। उनको ये निर्देश दिया गया है कि सभी जगह आप विजिट कर ले जहाँ जहाँ इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद 18 तारीख को उसका एक 3D मैप उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा विभागों की समीक्षा की गई कि विभागों को जो निर्देश दिए गए थे उसमें क्या क्या चीज़ें हो गई, क्या अभी बाकी है। तो कई जगह काम पूरा हो गया, कई जगह कार्य गतिमान है, तो सभी को निर्देशित किया गया है कि काम समय से पूर्ण कर लिया जाए। जिस दिन मसाल चित्र में इस तरह की व्यवस्थाएं ना हो, खेल विभाग पर अनुभव दिख नहीं रहा है और इतना बड़ा इवेंट है, इसके लिए लगातार हम लोग समन्वय के साथ सभी विभाग बैठ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कमियां आई है उससे हम सीख लें। एक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी संबोधित कर रहे हैं। से अभिनंदन करता हूँ, आप सब यहाँ आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये सम्मेलन कोई एक सामान्य कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम सभी के परस्पर सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव का एक विशिष्ट महोत्सव है। और ये शुरुआत हमारी इस वर्ष उत्तराखंड स्थापना के बाद पहली बार हुई है, और इससे पहले इसी प्रकार का आयोजन हमने पूरे देश भर के जितने भी उत्तराखंड के लोग देश भर में अनेक राज्यों में निवास करते हैं, उन सभी का भी एक सम्मेलन नवंबर माह में यहाँ आयोजित किया था। और उसमें से भी अधिकांश लोगों ने बहुत उत्सुकता अपने अपने पैतृक स्थानों के लिए, अपनी अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से जुड़ने के लिए एक बड़े उत्साह के साथ उन्होंने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। ये एक ऐसा समागम है जहां सभी प्रवासी भाई बहन न सिर्फ सरकार के साथ संवाद कर सकेंगे, बल्कि उन्हें विभिन्न देशों में निवास करने वाले अन्य उत्तराखंडी प्रवासियों से भी मिलने का अवसर प्राप्त होगा। और हमने जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप सभी लोगों से बात की थी, अधिकांश लोग यहाँ पर उसमें से आए हुए हैं, तो सच में मेरे अंदर भी एक बड़ी ऊर्जा का संचार हुआ था। और मैं पिछले
3 सालों में जब से मैं इस दायित्व पर हूँ, इस जिम्मेदारी में हूँ, मैं देश और दुनिया के कुछ स्थानों पर जब गया तो मैंने देखा कि हमारे उत्तराखंड के जो प्रवासी हैं उन्होंने वास्तव में अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपनी ईमानदारी से एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जहाँ पे भी वो गए हैं उन्होंने एक अपनी इज्जत बनाई है, देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो। और पहले मैं सच बताऊं तो कई बार बड़े मंचों पर जब मैं जाता था तो मुझे लगता था कि देश के अंदर अनेक बड़े बड़े राज्य हैं और उनका अपना एक अलग महत्व है, लेकिन जब उत्तराखंड की जो विरासत है, जो हमारे से पहले वाले लोगों ने काम किया है, एक से एक अच्छे से अच्छा काम, जिन्होंने देश दुनिया में नाम किया है, तो उनकी विरासत हमारे साथ जुड़ी हुई है एक बड़ी ताकत के रूप में। वो कहीं ना कहीं हमें ऊर्जा प्रदान करती है, अपना संबल प्रदान करती है। मुझे आज प्रसन्नता है कि इस सम्मेलन में विभिन्न देशों से नगर निगम लगातार शहर में हाउस टैक्स को लेकर के अभियान चला रहा है। टैक्स अधिकारी पूनम रावत ने बताया कि नगर निगम ने अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए का हाउस टैक्स वसूल लिया है। उन्होंने बताया कि हाउस टैक्स को लेकर शहर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगाए गए थे, साथ ही विभिन्न विभाग की ओर से ऑनलाइन की व्यवस्था भी की गई है। उनका कहना है कि टैक्स समय पर जमा नहीं कराने वालों को नोटिस दिए जा रहे हैं। देखिए, इस साल की अगर हम बात करें तो पिछले 1 अप्रैल से और अभी तक हम लोग लगभग 32 करोड़ की वसूली कर चुके हैं। जो शहर में बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े बड़े जो हमारे हाउस होल्ड हैं, जहाँ से हमारा ज़्यादा पैसा आना है, उनको हमारे द्वारा बिल दिया जा रहा है और बिल के जरिए ये वसूली लगातार बढ़ती जा रही है। हमारी हर दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो वसूली का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चमोली में वन विभाग द्वारा पुलिस मैदान गोपेश्वर में वन पंचायत सरपंच, महिला मंगल दल, अग्नि रक्षक दल को फायर लाइन सफाई, वन अग्नि नियंत्रण आदि का प्रशिक्षण और फॉरेस्ट फायर ऐप के संबंध में जानकारी दी गई। साथ ही लीफ ब्लोअर, फायर वीटर व फायर रैंक आदि उपकरणों के माध्यम से वन अग्नि को रोकने का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान पुलिस ग्राउंड पर आग लगने की घटनाओं पर अग्निशमन दल द्वारा कूलिंग मेथड से आग बुझाने और एक घायल व्यक्ति को सीपीआर देने का डेमो भी दिया गया। वन और पर्यावरण की सुरक्षा में अपना उत्कृष्ट योगदान देने वाले कमेड़ा के सरपंच प्रेमपाल विष्ट को वीणा देवी मेमोरियल अवार्ड, महिला मंगल अध्यक्ष अवार्ड, वहीं वन पंचायत सरपंच ग्राम सोरियाना वीरेंद्र सिंह नेगी व वन पंचायत सरपंच सरना मातवार सिंह रावत को शॉल, प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। वन अग्नि की जो आज गोष्ठी हो रही है, इसमें हमारे सभी विभाग मिलके, राजस्व, वन विभाग, ग्रामीण विभाग और पुलिस की एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें सभी वन पंचायतों के सरपंच, महिला मंगल दल की महिलाएं और जितने हमारे वन प्रहरी, वन रक्षक हैं, उन सभी को आमंत्रित किया गया है। और इसका उद्देश्य ये है कि सभी विभागों का आपस में समन्वय बना रहे ताकि वन अग्नि को सख्ती से निपटा जा सके। और इसके अतिरिक्त जितनी भी आवश्यक ट्रेनिंग और उपकरण हैं जो लोगों को ज़रूरत पड़ती है वन अग्नि से निपटने के लिए, वो यहाँ उपलब्ध कराई जाएगी। और ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग हमारी चलेगी। प्रत्येक दिन 100 लोगों का बैच रहेगा और ये जागरूकता फैलाने का भी काम करेगा। नशे की रोकथाम को लेकर के लालकुआ पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया और नगर क्षेत्र में पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाल दिनेश फरतेयाल के नेतृत्व में पूरे शहर में जुलूस भी निकाला गया। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी दीपशिका अग्रवाल ने कहा कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है, मगर अब वह नशे की ओर अग्रसर होती जा रही है। इसके दृष्टिगत पुलिस ने नगर क्षेत्र में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, तो उसी के अंतर्गत आज कोतवाली लालकुआ क्षेत्र में हमारे द्वारा एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। ये रैली बेसिकली जो हमारे क्षेत्रवासी हैं उनको अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए, नशे के विरुद्ध जागरूक करने के लिए निकाली गई है कि कोई भी नशे की प्रभाव में ना है,
नशे के दुष्प्रभाव बहुत हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जो हमारी पीढ़ी है, जो अभी हमारी यंग जनरेशन है, नशे से दूर रहे, क्योंकि वो हमारे देश का फ्यूचर है। डोईवाला में भगवान श्री राम मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ पर कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर निर्माण की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं की ओर से प्रेमनगर बाजार स्थित गुरुद्वारा खेड़ा मंदिर में विशेष धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। हवन यज्ञ और भजन कीर्तन के साथ श्रद्धालुओं ने विधि विधान से प्रभु श्री राम का पूजन किया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। सुबह से ही डोईवाला के तमाम मंदिरों में पूजा पाठ के साथ लोगों ने जगह जगह प्रसाद का वितरण किया। समाज सेवी राजन गोयल ने कहा कि समाज का सशक्तिकरण तभी हो सकता है जब हम प्रभु श्री राम के बताए मार्ग का अनुसरण करेंगे। सनातन धर्म के लिए जागरूक है हम, राइट सर। और हम सबको सर ये जो 22 तारीख को होनी थी, बट एडवांस हुई है 11 तारीख, इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, आई हैव नो आइडिया। बट ये है कि मतलब 11 तारीख को हमने सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और मोहल्ले में कंपाउंड में जो हमने ये प्रोग्राम रखा है, और हम कोशिश ये करते हैं कि एवरी ईयर हम लोग ये प्रोग्राम सेलिब्रेट करते हैं। वहीं शीतकालीन चारधाम यात्रा का उत्तराखंड को बड़ा फायदा मिल रहा है। शीतकालीन के मौके पर जहां चारधाम यात्रा में सुनसान नजर आती थी, वहीं इस बार सभी जगह चहल पहल दिख रही है। उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा को लेकर सरकार ने काफी प्रयास किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान उन्हें शीतकालीन यात्रा में आने का निमंत्रण दिया था। प्रशासन द्वारा इसकी तैयारियां भी की जा रही हैं और फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीतकालीन यात्रा क्षेत्र में आ सकते हैं। जी के दर्शन से शुरू की थी और लगातार यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें रुझान भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी उन्होंने अनुरोध किया था, जैसा उन्होंने बताया है कि हमने अनुरोध किया है कि यहाँ पर आए और ताकि जो शीतकालीन यात्रा की गति है उसको बढ़ावा मिल सके। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल चुका है। कई ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हो रही है तो कई ग्रामीण इलाके पूरी तरह से बर्फ की चादर में ढक चुके हैं। बद्रीनाथ धाम में भी प्रकृति अपना कमाल दिखा रही है। यहाँ भी देर रात से जमकर बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही ओली में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। ओली पहुंचे हुए सैलानी ताजी बर्फ का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। नीति घाटी से लेकर ऊंचाई वाले ग्रामीण इलाके इस वक्त पूरी तरह से बर्फबारी की चपेट में आ चुके हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया उत्तराखंडी सम्मेलन का शुभारंभ। 17 देशों से 60 से ज्यादा लोग शामिल। आने वाले लोगों से प्रदेश में निवेश रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। काशीपुर में कांग्रेस का युवा सम्मेलन आयोजित। कई लोगों ने कांग्रेस का थामा दामन। कहा काशीपुर में बदलाव और परिवर्तन की लहर। देहरादून नगर निगम हाउस टैक्स को लेकर चलाया अभियान। अप्रैल 2024 से अभी तक 32 करोड़ रुपए की वसूली। जमा नहीं करवाने वालों को दिए गए नोटिस। श्री राम मंदिर निर्माण की पहली वर्षगांठ पर कई कार्यक्रम आयोजित। डोईवाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन। जगह जगह वितरण किया गया प्रसाद। शीतकालीन चारधाम यात्रा का उत्तराखंड को मिला फायदा। पीएम मोदी का फरवरी में हो सकता है यात्रा क्षेत्र में दौरा। थक प्रयासों के बाद दिखाई देने लगी चहलकदमी। और बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।